जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की एक नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 12 का भूगोल अध्याय 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। हम अच्छे से समझ के आए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या व्यापार जो है ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब व्यापार का अर्थ क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान। दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है कि व्यापार जो है वो स्वैच्छिक आदान प्रदान है। मतलब कोई वस्तु अगर कोई खरीद रहा है और कोई ले रहा है तो इसमें दोनों की इच्छा बराबर बराबर होनी चाहिए। सामने वाले को खरीदने की इच्छा और एक जने को बेचने की इच्छा, दोनों पक्षों की आवश्यकताएं भी होनी चाहिए। मतलब विक्रेता होना चाहिए और क्रेता होना चाहिए। कुछ स्थानों पर वस्तुओं का सीधा विनिमय होता है। वस्तुओं का सीधा विनिमय का मतलब वस्तु के बदले वस्तु ले लेना, इसको कहेंगे वस्तु विनिमय। आजकल कैसा विनिमय? मुद्रा विनिमय, वस्तु विनिमय। अब देखिए, व्यापार दोनों पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक होना चाहिए। जैसे कि आजकल जो व्यापार होता है, बदले में रुपया लिया जाता है या मुद्रा ली जाती है, तो मुद्रा उस वस्तु के बराबर मूल्य कर ली जाती है ताकि दोनों को लाभ बराबर बराबर हो। व्यापार के दो स्तर हैं, एक तो राष्ट्रीय व्यापार यानी कि जो घरेलू एक देश के अंदर अंदर, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो दो या दो से अधिक देशों के बीच में होता है। आइए समझते हैं उद्देश्य क्या होता है व्यापार का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ और महत्व क्या है? व्यापार के ऐतिहासिक विकास के चरण पढ़ेंगे हम। व्यापार के आधार और प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन की अवधारणा क्या होती है। इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे कि मुक्त व्यापार की अवधारणा क्या है, डंपिंग क्या होता है और व्यापार अवरोध क्या होता है। हम पढ़ेंगे कि विश्व व्यापार संगठन की भूमिका क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, और हम लास्ट में पढ़ेंगे पतनों के प्रकार और उनका महत्व। आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ है विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। मतलब दो देशों के भीतर व्यापार होना क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रों को व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, वे वस्तुएं प्राप्त करने हेतु जो देश स्वयं उत्पादित नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई एक देश दूसरे देश के साथ कोई भी व्यापार कर रहा है तो वो तभी करता है जब वो संसाधन उसके देश में नहीं हो। जैसे कि भारत का उदाहरण ले लेते हैं। भारत दूसरे देश से तेल वगैरह मंगाता है, तो भारत तेल इसीलिए मंगाता है कि भारत के पास में तेल पर्याप्त नहीं है या तेल है ही नहीं। वे वस्तुएं जो अन्य स्थान से कम दामों में मिल जाती है। मतलब अगर मान लीजिए तेल के भंडार है भारत में, लेकिन उनको निकालने की बजाय बाहर से मंगाना सस्ता पड़ता है, तो फिर भारत बाहर से मंगाएगा। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। व्यापार के दो स्तर हम पढ़ के आए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसका महत्व क्या है? देखिए, कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं होता। ठीक है, संसाधन असमान रूप से वितरित होते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर कोई भी देश जो है वो अपने आप में आत्मनिर्भर बिल्कुल भी नहीं है। उसे किसी ना किसी रूप से दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है। कोई भी संसाधन उसको दूसरे देश से मंगाना ही पड़ते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। उत्पादन में विशिष्टीकरण को बढ़ावा देना, उत्पादन को और अधिक इन्हांस करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए उसको दूसरे देशों के ऊपर टेक्नोलॉजी के लिए, संसाधनों के लिए निर्भर रहना ही पड़ता है। विश्व अर्थव्यवस्था को इससे लाभ पहुंचता है। इससे हमें विश्व कुटुंबकम की अवधारणा प्रसिद्ध होती है। विश्व कुटुंबकम। ठीक है, इसके अनुसार पूरा विश्व क्या हो जाता है? एक हो जाता है धीरे धीरे। महत्व के बारे में पढ़ते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की विश्वव्यापी उपलब्धता हो जाती है। पूरे दुनिया भर के किसी भी व्यक्ति को कोई भी सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वो उसके देश में नहीं है तो वो दूसरे देश से मंगा सकता है। उच्च रहन सहन का स्तर और रोजगार के अवसर। धीरे धीरे आय का स्तर बढ़ता है तो रहन सहन का स्तर भी बढ़ेगा और रोजगार के स्तर भी बढ़ेंगे। कीमतों और वेतनों का समानीकरण। मतलब कीमतें और वेतन जो है पूरी दुनिया में कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण लगभग इक्वल हो जाते हैं और ज्ञान संस्कृति का प्रसार होने लगता है। अब सिद्धांतों के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो निम्न सिद्धांतों पर आधारित होता है। एक तो तुलनात्मक लाभ, मतलब लाभ होना चाहिए तभी होगा। परिपूर्वकता होनी चाहिए, मतलब उसके संसाधनों की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जानी चाहिए। और हस्तांतरणीयता, मतलब पैसों का जो है वो हस्तांतरणीयता बिल्कुल सही ढंग से होना चाहिए। अब देखिए, व्यापार के 5 प्रमुख आधार हैं। मतलब वो किस आधार पर व्यापार होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, इसको निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से। तो पहला तो हम पढ़ के आए राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। व्यापार तभी होगा जब संसाधन कम होंगे। ठीक है, दूसरा व्यापार कब होगा? जब जनसंख्या ज़्यादा होगी, संसाधन कम पड़ रहे हैं हमारे देश में तो दूसरे देश से मंगाए जाएंगे।
आर्थिक विकास की प्रावस्था। देश को अगर अपना आर्थिक विकास तेजी से करना है तो वह निवेश करेगा द्वितीयक व्यवसाय में। पढ़ क्या है? द्वितीयक क्रियाकलाप या द्वितीयक व्यवसाय। और द्वितीयक व्यवसाय में या द्वितीयक क्रियाकलाप में निवेश करने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगना। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगेगी तो संसाधन ज़्यादा चाहिए होंगे, टेक्नोलॉजी ज़्यादा चाहिए होगी, और फिर उसके लिए उसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। परिवहन, ठीक है, परिवहन जितना ज़्यादा विकसित होगा व्यापार हमारा उतना ही तीव्रगामी हो जाएगा। व्यापार का आधार देखिए, भौगोलिक संसाधनों में भिन्नता। भौगोलिक संरचना जो खनिज संसाधन का आधार तय करती है कि किसी देश में या किसी देश की ज़मीन पर संसाधन कितने होंगे, ये कौन तय करता है? भौगोलिक संरचना। खनिज संसाधन विश्व में असमान रूप से वितरित है और इसका असर किस पर पड़ता है? औद्योगिक विकास पर। दूसरी बात, जलवायु, ये पादप और वन्य जीवन के प्रकार को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए ऊन उत्पादन केवल ठंडे क्षेत्रों में संभव होगा, मतलब ऊन की मांग या ऊन का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ होगा? जो ठंडे क्षेत्र हैं। गर्म क्षेत्रों में ऊन का कोई लाभ नहीं होता। केला, रबड़ तथा कहवा जो है वो केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उग सकते हैं। ये जलवायु कारक है। अब केला या रबड़ या कहवा है, ये सिर्फ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही उगा सकते हैं। देखिए, जनसंख्या कारक तथा अन्य आधार। जनसंख्या कारक, जनसंख्या कारक के आधार पर पड़ते हैं चीन, ईरान, उत्तरी अफ्रीका, इंडोनेशिया। यहाँ पे जैसे देखिए, चीन के अंदर किसका उत्पादन किया जाता है? पोर्सिलिन और ब्रोकेड, ये विशिष्ट उत्पादक हैं। याद रखिएगा, विशिष्ट उत्पादक या विशिष्ट उत्पादन कह सकते हैं। जैसे ईरान का कालीन प्रसिद्ध है, उत्तरी अफ्रीका का चमड़ा प्रसिद्ध है, और इंडोनेशिया का बटिक प्रसिद्ध है। जनसंख्या का आकार भी प्रभावित करता है। जैसे भारत की जनसंख्या बड़ी है तो उसको दूसरे देशों से ज़्यादा संसाधन मंगाने पड़ते हैं, तो घनी आबादी में आंतरिक व्यापार अधिक होता है और बाह्य व्यापार कम होगा। बाह्य व्यापार मतलब निर्यात कम होता है, आयात तो होगा ही, क्योंकि संसाधन देश में ही कम होंगे और देश के अंदर जितना भी सामान बनेगा वो देश के अंदर ही खप जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा नहीं मिलता है ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण। जैसे भारत है तो आयात तो ज़्यादा करता है, निर्यात कम करता है, क्योंकि उसका बना हुआ सारा माल देसी बाजारों के अंदर खप जाता है। आर्थिक विकास की प्रावस्था। कृषि प्रधान देश कृषि उत्पादक को बेचेगा, औद्योगिक देश मशीनरी और निर्मित माल का व्यापार करेगा। सीधी सी बात है, जो बनाएंगे वही बेचेंगे। विदेशी निवेश की सीमा। पूंजी की कमी वाले विकासशील देशों में निवेश व्यापार को बढ़ावा देता है। जैसे कि भारत या चीन है तो अब जनसंख्या ज़्यादा है, उनको निवेश दूसरे देशों से लाना पड़ता है। वो दूसरे देशों में कंपनी को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और हमारे देश के अंदर आप फैक्ट्री डालिए और अपना पैसा यहाँ पर लगाइए और बदले में व्यापार के द्वारा मुनाफा कमाइए। परिवहन। अच्छे साधनों से व्यापार का स्थानिक वितरण होता है। जब अच्छे साधन होंगे या परिवहन का साधन विकसित होगा तो व्यापार बहुत तीव्रता से फैलेगा और फूलेगा। व्यापार के प्रकार पड़ते हैं। पहला है द्विपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक मतलब दो समूहों के बीच में या दो राष्ट्रों के बीच में, दो देशों के बीच में सीधा किए जाने वाला व्यापार क्या कहलाएगा? द्विपार्श्विक व्यापार। बायलैटरल ट्रेड, आपस में निर्देशित वस्तुओं के व्यापार हेतु सहमति। वो आपस में एक सूची बना लेते हैं कि हम दोनों को इनका व्यापार करना है। बहुपार्श्विक, कई व्यापारिक देशों के साथ में किया जाने वाला व्यापार, और इसके अंदर एक अवधारणा आती है सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र। मतलब जैसे कि भारत को तेल मंगाना है ईरान और रूस से, तो वो किसको वरीयता देगा? जो उसके सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र होगा। जैसे मान लीजिए ईरान सस्ता दे रहा है तो वो रूस को बाईपास करके कहाँ से लेगा? ईरान से। और अगर रूस सस्ता देगा तो ईरान को बाईपास करके रूस से। यहाँ पर सस्ते के अलावा रणनीतिक महत्व भी आ जाता है, कूटनीतिक महत्व भी आ जाता है। प्रमुख परिभाषाएं देखते हैं हम। देखिए, व्यापार संतुलन क्या होता है? एक देश द्वारा अन्य देशों को निर्यात और आयात की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन व्यापार संतुलन कहलाता है। अब ये धनात्मक कब होगा? जब निर्यात तो होगा ज़्यादा, आयात होगा कम। मतलब बेचेंगे ज़्यादा, खरीदेंगे कम, पैसा कमाएंगे ज़्यादा, खर्चेंगे कम। ठीक है, उसको कहेंगे धनात्मक संतुलन। पैसा बाहर कम जाएगा, अंदर ज़्यादा आएगा। ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ऋणात्मक संतुलन किसे कहेंगे? जिसमें आयात ज़्यादा होगा, सामान ज़्यादा मंगाएंगे, बेचेंगे कम, कमाएंगे कम, खर्चेंगे ज़्यादा। ठीक है, देखिए कमाई कम, सीधा उदाहरण लिख देता हूँ, कमाई कम खर्च ज़्यादा। इसके अंदर क्या होगा? कमाई ज़्यादा, खर्च कम। बात आ रही है समझ में दोस्तों? जैसे भारत है तो ये इस वाली श्रेणी के अंदर आता है, जो सामान तो कम बेचता है लेकिन खरीदता ज़्यादा है।
क्योंकि उसकी आवश्यकता ज़्यादा है, संसाधन कम है। व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन का देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर ऋणात्मक संतुलन है तो हम पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे तो कोई ना कोई दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हमारे पास में खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये अर्थव्यवस्था को ऋणात्मकता की ओर ले जाता है। व्यापार घाटा और व्यापार अधिशेष। देखिए, व्यापार घाटा या व्यापार अधिशेष क्या होता है? जब आयात निर्यात से अधिक होता है वही ऋणात्मक व्यापार संतुलन। देश वस्तुओं के क्रय पर अपनी कमाई से अधिक व्यय करता है, मतलब वो वस्तु खरीदने के लिए अपनी कमाई से भी ज़्यादा खर्चता है। वो एक कहावत है जैसे कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, और वही अगर बात करें व्यापार अधिशेष की तो आमदनी रुपया खर्चा 98, मतलब पैसा आ ज़्यादा रहा है जाएगा कम, कमाएंगे ज़्यादा खर्चेंगे कम, तो धीरे धीरे देश का विकास अपने आप होता चला जाएगा। आगे देखिए, मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड क्या होता है? परिभाषा, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण कहलाता है। विशेषता क्या होती है? व्यापारिक अवरोधों को जैसे कि सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है, टैक्स को हटा दिया जाएगा तो उसको कहेंगे फ्री ट्रेड। घरेलू उत्पादों को विशेष विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलता है। घरेलू जो उत्पाद है वहाँ पे फिर पूरी दुनिया भर का सामान अपने देश में बिकने लगता है, तो कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लाभ क्या होता है कि वस्तु सेवा तीव्र गति से दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचती है, मतलब कोई देश अगर अमीर ज़्यादा है, उसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो वो सस्ते में किसी देश के अंदर अपने सामान को बेचता है, तो वो गरीब से गरीब और दूर तक स्थान तक सामान जाता है। सावधानी क्या होती है कि विकसित देशों को अपने बाजार संरक्षित भी रखनी चाहिए, मतलब कुछ देश ऐसे भी होते हैं जिनका अगर घरेलू सामान नहीं बिके तो वो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जा सकती है। तो उनको इस बात से भी सावधान रहना चाहिए कि फ्री ट्रेड के चक्कर में दूसरे देश का सामान अपने देश के सामान की तुलना में ज़्यादा ना बिके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।